शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। एक मौलाना के बयान पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया, जिनका नाम है मौलाना जर्जिस। मौलाना जर्जिस ने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया है। उन्होंने हजारों लोगों के सामने कहा कि श्री कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे और इस दावे की पुष्टि के लिए मौलाना साहब बाकायदा श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी ले आए। बताया गया कि ये तो भगवद गीता के श्लोक में लिखा है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो अब जुबानी संग्राम छिड़ गया है। सवाल उठता है कि मौलाना ने जो कुछ कहा उसके क्या मायने हैं। उन्होंने जो अर्थ बताया क्या वैसा ही ग्रंथ में लिखा है? और कौन है ये मौलाना जर्जिस? इनकी भी पूरी कुंडली आज आपके सामने रखेंगे। हमारे भाई अगर बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इस मौलाना ने, जिसने भी, इसका मैं नाम नहीं मालूम, जिसने भी ये वक्तव्य दिया, महाधूर्तापूर्ण वक्तव्य है। भगवान कृष्ण तो इस जगत के गुरु है, मुसलमान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई 1400 में, जबकि भगवान को उनको 5000 ऊपर हो गया। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार की लिबर्टी केवल हिंदू देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ खोली जाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। कोई उनको परशुराम अवतार दिखाता है, कोई जाकर कृष्ण जी का अवतार अखिलेश जी को दिखाता है। बार बार हिंदू आस्था के साथ इस प्रकार की लिबर्टी ली जाती है। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। सोचिए, ये मौलाना कह रहे हैं कि वृंदावन के स्वामी गोकुल की गलियों में ग्वालों के साथ खेलने वाले श्री कृष्ण नमाजी, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। सुना आप, मौलाना कह रहे हैं कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे और ये बात श्रीमद् भगवद गीता में लिखी है। बाकायदा श्लोक पढ़ रहे हैं, अध्याय और उसका क्रम भी बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। सवाल ये उठता है कि मौलाना जर्जिस ने श्लोक का जो अर्थ बताया, क्या वो अर्थ सही है या फिर उन्होंने अर्थ के मायने ही बिगाड़ दिए और कुछ और ही बोल दिया? तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। हमने जब ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में ढूंढा तो क्रम वही मिला जहां मौलाना ने बताया था। हमने अर्थ भी खंगाला तो हमें जो अर्थ मिला वो कुछ इस तरह से है। योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहकर अकेले मन और इंद्रियों को वश में करके आशा और संग्रह भाव से रहित होकर निरंतर अपने मन को योग यानी ध्यान में लगाए। ये अर्थ हमें कुछ विश्वसनीय वेबसाइट्स पर मिला, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर मुहर लगाने के लिए हमने श्रीमद् भगवद गीता के जानकारों से, इस पर मीमांसा लिखने वालों से भी बात की कि आखिर श्लोक का सही अर्थ क्या है और क्या नमाज जैसी कोई बात उसमें लिखी गई है। योगी युंजीत सतत ममात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीय परिग्रह। ये श्लोक है, आप आनंद पूर्वक देखें। ये श्लोक है और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर बस करके, मन को पर बस करके तथा अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा के चिंतन में निहित हों। कृष्णा कृष्णा। सुना आपने, हमारी पड़ताल और श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करने वाले, उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने वाले जानकारों ने जो अर्थ बताया वो मौलाना जर्जिस के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अब 5 वक्त के नमाजी वाला अर्थ मौलाना कहां से खोज लाए? कौन सा दिव्य ज्ञान इनको प्राप्त हो गया जिसमें श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया गया? वो तो यही जाने। लेकिन मौलाना के 5 वक्त नमाजी वाले दिव्य ज्ञान पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तो लखनऊ में हजरतगंज थाने में मौलाना जर्जिस के खिलाफ FIR करने पहुंच गए, तो दूसरी तरफ
साधु संतों में भी भारी नाराजगी है। इस मौलाना ने, जिसने भी, इसका मैं नाम नहीं मालूम, जिसने भी ये वक्तव्य दिया, महाधूर्तापूर्ण वक्तव्य है। पहले अगर ये हमारे भागवत को, हमारे गीता के ग्रंथों को पढ़ ले, जो सारे संसार को अपना मान करके, परिवार मान करके, जो भगवान कृष्ण ने ही सारे धर्म को प्रकट किया, उनके प्रति इस तरीके का जो वक्तव्य है ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान कृष्ण तो इस जगत के गुरु हैं, मुसलमान कैसे हो सकते हैं? वो इस संसार को चलाने वाले हैं। ये धर्म जाति में बांटने वाली बात है, वो तो ईश्वर हैं, उनको जाति में नहीं बांट सकते। वक्त का नमाजी मौलाना साहब कह रहे हैं, उनको कैसे देखेंगे आप इसे? ये तो मन में है जो आ रहा है, जो कह रहे हैं लोग, वो तो भगवान है, उनको कैसे जाति में बांध सकते हैं? मैं इसकी निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म की स्थापना हुए 1450 वर्ष हुए, जबकि भगवान कृष्ण को तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गया है, और कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल असत्य है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और ऐसे मौलाना के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी जर्जिस के बयान पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस प्रकार की लिबर्टी केवल हिंदू देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ क्यों ली जाती है? राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। कोई उनको परशुराम अवतार दिखाता है, कोई जाकर कृष्ण जी का अवतार अखिलेश जी को दिखाता है। बार बार हिंदू आस्था के साथ इस प्रकार की लिबर्टी ली जाती है। मौलाना जर्जिस का ये बयान 23 जून 2026 का बताया जा रहा है, यानी पिछले महीने का, जो उन्होंने झारखंड में दिया था। मौलाना के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। उनके बयान को बेसिर पैर वाला बयान बताया। ये सरासर बातें जो हैं गैर दानिशमंदाना हैं, हकीकत के खिलाफ हैं, और इन बातों का कोई वजूद नहीं, कोई तर्क नहीं। ऐसा लग रहा है मानो मौलाना जर्जिस कोई अलग ही सेंटर में ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जहां से उन्हें ऐसे बयानों की ट्रेनिंग मिल रही है, ऐसी प्राप्ति हो रही है। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा था। लेकिन एक बात बहुत समझ लेनी चाहिए, धर्म के मामलों में मर्यादा की बहुत बारीक लकीरें होती हैं, उन पर बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत होती है। लेकिन मौलाना जर्जिस का तो इतिहास ही रहा है कि वो बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, या फिर सोचते ही नहीं है, तभी तो बार बार विवादित बयान देते रहते हैं। अब देखना होगा मौलाना के इस बयान का परिणाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मौलाना जर्जिस पहले भी अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। उन पर विवादित बयानों के आरोप तो हैं ही, उन पर आपराधिक मुकदमे भी हैं, संगीन आरोप लग चुके हैं। कहें तो मौलाना पर विवादों के मौलाना वाला टैग पहले से ही लगा हुआ है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अब आपके सामने मौलाना जर्जिस की पूरी कुंडली खोलते हैं। मौलाना जर्जिस कहने को तो मौलाना है, यूपी के इटावा के रहने वाले हैं, धर्म की बातें करने और लोगों को सही राह पर ले जाने का दावा करते हैं, यही उनका दायित्व भी है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मौलाना जर्जिस पर रेप और ब्लैकमेल करने के भी आरोप हैं। सितंबर 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को 2016 के एक केस में 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने मौलाना पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। एक महिला ने उन पर रेप और उसके बाद ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जिसपे पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ रखा है। हालांकि तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान कायम थी। यही नहीं, हमने खंगाला तो महिलाओं के खिलाफ, महिला अधिकारों के खिलाफ मौलाना जर्जिस के तमाम बयान हैं, गंदे बयान। 2022 में मौलाना ने बयान दिया था जिसपे उन्होंने कहा था, मुस्लिम महिला को हर हाल में, हर परिस्थिति में पति की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। यहां तक कि जिस समय वो बच्चे को जन्म देने वाली हो, उस समय भी उसे पति की सेवा में होना चाहिए। ये मौलाना खुद यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने दिसंबर 2025 में बंगाल के एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया था। कहा था मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह बंगाल है, यूपी वालों आओ बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। तो मौलाना जर्जिस अपनी जुबानी वर्जिश करके फिलहाल फंस गए हैं। उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग उठ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के बयानों के मायने क्या हैं? क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं?
जो विवाद का विषय बन जाए। क्या ये सोची समझी रणनीति है या फिर मौलाना का अंतर्मुखी ज्ञान जो उन्हें बार बार इस तरह के विवादित बयान देने को मजबूर कर देता है? ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। हैदराबाद में एक नया बवाल हो गया। एक स्कूल में कक्षा 2 के छात्र को कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया। बच्चे के परिजनों समेत हिंदू संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। राजनीति भी तेज हो गई है। इस घटना ने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा और अभिभावकों की सहमति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हैदराबाद के एक स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि हंगामा कट गया। हिंदू संगठन स्कूल के बाहर पहुंच गए, खूब बवाल करा। पुलिस को हालात काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बताते हैं कि ये सब हुआ क्यों। ये हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में मौजूद सक्सेस स्कूल है। आरोप है कि दूसरी कक्षा के एक छात्र पर कलमा और फातिहा पढ़ने का दबाव डाला गया। उसकी डायरी में कलमा पढ़ने का होमवर्क लिख दिया गया। इसके बाद बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे। वहां टीचर से काफी बहस हुई। पहले भी लिखा था स्ट्राइक ऑफ क्या है प्रीवियस पेपर में। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस मतलब which is not mandatory for us get every diary each and every diary। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की तरफ से कोई सही जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस में मामले की शिकायत की गई। ये मामला आगे बढ़ा और हिंदू संगठनों के लोग स्कूल के सामने पहुंच गए। मेरे पीछे जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल है हैदराबाद के सईदाबाद इलाके का, और ये स्कूल अभी कंट्रोवर्सी में घिर चुका है। आरोप ये है कि यहाँ पर क्लास 2 के कक्षा 2 के एक स्टूडेंट को जो कि हिंदू धर्म से आता है उसको कलमा प्रिपेयर करने के लिए कलमा तैयार करने के लिए कलमा से संबंधित होमवर्क दिया गया। और उसके बाद पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं इस स्कूल में, उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचता है। बच्चे के घर वालों का कहना है कि स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आरोपी टीचर ने जानबूझकर ऐसा किया। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुस्लिम है बोल के हिंदू स्टूडेंट्स को भी कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूरा फतेह पढ़ो बोले तो दैट इज़ रॉन्ग है। अब आपको उतना पैशन है रिलीजियस बुक्स को पढ़ाना बोल तो एक सिंपल सा बोर्ड लगा दो, नो एडमिशन फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, स्वीट एंड सिंपल हो जाता। ऐसा करो तो इंटेंशनल बिहेवियर बोल के समझ में आ जाता। दैट होमवर्क को लेके डायरी पे भी जो मेंशन किया लियांश कृष्णा बोल के नाम भी है, उतना अच्छा मेंशन किया ना, तेलुगु नाम है, फिर वो तो चेक कर सकते हैं ना लिखने में। एक बार मिस्टेक हो जाता है, 2 बार रिपीटेडली मिस्टेक किए तो वो हम लोगों को मिस्टेक के जैसा नहीं दिखा, वो इंटेंशनली कुछ किया। ये मामला आगे बढ़ा तो बीजेपी और हिंदू संगठनों ने तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी पर भी गंभीर आरोप लगाए। एक हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल के अंदर एक 2nd क्लास के बच्चे को कलमा पढ़ाने का प्रयास किया गया, हिंदू बच्चे को किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस पर शांत है, न उन्होंने कोई कार्रवाई करी है। असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान की बात करते हैं और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और हिजाब के राइट के लिए खड़े होते हैं, वो भी इस पे शांत है। हैदराबाद में ये हो रहा है ओवैसी और रेवंत रेड्डी का जहां पे गढ़ है। रेवंत रेड्डी बोलते कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, तो क्या वोट बैंक डिस्काउंट के चलते ही ये सारी चीजों को एनेबल और पेट्रोनाइज किया जा रहा है? देखिए, भाग्यनगर के अंदर जिस प्रकार से ये जो सॉफ्ट कन्वर्जन का बच्चों को टारगेट करके एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसकी ये पोल खोलती ये होमवर्क की डायरी है। इस डायरी को मैंने अभी ट्वीट भी किया। किस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है।
हालांकि ये बवाल आगे बढ़ा तो स्कूल ने कड़ा कदम उठाते हुए आरोपी टीचर को बर्खास्त कर दिया है। स्कूल की तरफ से आरोपी टीचर से ये भी कह दिया गया है कि भविष्य में भी यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि स्कूल प्रबंधन का ये भी कहना है कि मुद्दे को जबरदस्ती तोड़ दिया जा रहा है। टीचर को हम ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिए, निकाल दिए, उनका लेटर भी है। अब क्या है, पेरेंट फिर आके हमारे से बोले ठीक है सर, जो भी होगा होगा बोल के बोले। आई एम सेटिस्फाइड हूँ मैनेजमेंट के डिसीजन से। आई एम थैंकफुल टू द स्कूल एज वेल एंड आई विल डेफिनेटली टेक द कंप्लेंट बैक। जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है वहाँ कुल 25 छात्र हैं, जिनमें वो अकेला हिंदू धर्म से है। इस घटना के बाद टीचर को निकाला जा चुका है। घर वाले भी मैनेजमेंट के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या टीचर ने जानबूझकर ऐसा लिखा था या फिर गलती से ये सब हुआ। हैदराबाद से आशीष, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि ये मामला फिलहाल तो शांत नजर आ रहा है। स्कूल की इस कार्रवाई के बाद अभिभावक भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन इस तरह के मामले लगातार क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने वाले विवाद पर बीजेपी नेता प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। यानी कि इस पूरे मामले में अब सियासत भी गर्मा चुकी है। इसी मसले पर हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सुचरिता कुकरेती ने उनसे बातचीत की, सुनिए। के घर में आपको हाउस अरेस्ट कर लिया, ऐसा क्या डर है? हाउस अरेस्ट क्यों किया है? आप अगर वहां चली भी जाती तो क्या हो जाता? तो सच्चाई को और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है ना। निडर नेतृत्वता से कोई लोग जाकर सच्चाई को सवाल करेंगे। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल एक गरीब स्त्री टीचर मुसलमान के ऊपर नहीं है। मेरा सवाल उस माहौल पे है। तो डर लगता है ना जब ऐसा सवाल पूछते हैं। उनको चाहिए कि मैं भी नारे लगाऊं, हिंदू मुसलमानों को मैं भी दरार दूं, तोड़ूं। मैं तो करती नहीं वो काम। मेरा सवाल कहां पे है? मेरा सवाल व्यवस्था पे है, मेरा सवाल माहौल पे है, मेरा सवाल उस संस्था पे है जो इसके पीछे है। उसका तहकीकात तो होनी चाहिए ना। वहां पर इतने लोगों को हिरासत में ले लिया गया, आपको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, यानी कि इस पूरे मामले को से क्या एक डर है? क्योंकि हिंदू बच्ची को क्या टारगेट किया जा रहा है वहां पर? मुझे लगता है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्कूल में किसी के ऊपर धर्म फोर्स कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान तो इसका कोई हक नहीं देता है। संविधान के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए ये। और हमारे भारत देश में हर बच्चे को हर स्कूल में पढ़ने का हक है। वैसा तो आप कितने सारे ऐसे हिंदू स्कूल्स हैं, क्या उस हिंदू स्कूल में बाकी के दूसरे धर्म के बच्चों को क्या भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है क्या? किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? किसी को टिक्का लगाने के लिए पूछ रहे हैं क्या? नहीं ना। और देखे तो सही, एक हिंदू कितने मित्रता से, एक प्यार के भावना से, एक भरोसे के भावना से अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भी जा रहे हैं। अब आप बताइए खोट कहां है? जो हिंदू हिम्मत कर बच्चों को सक्सेस स्कूल में भी जाते हैं भरोसे से कि बच्चा आधुनिकता पढ़कर बाहर निकलेगा, बच्चा सब्जेक्ट्स पढ़कर बाहर निकलेगा। और आप क्या कर रहे हैं वहां पर सक्सेस स्कूल वाले? और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पर हमेशा खास नजर रहती है। उन्होंने पहले ही जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वो खुद कांवड़ रूट पर आ रहे हैं। इस बीच यात्रा शुरू होने से पहले ही कुछ जगह से हंगामे की खबरें भी आई हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने में 2 हफ्ते ही बाकी हैं। लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके लिए कांवड़ रूट पर खास तैयारी की जा रही है। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी कमर कसकर तैयार रहता है। और पूरी यात्रा पर नजर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। वो पहले ही तैयारियों को लेकर निर्देश जारी कर चुके हैं और अब शुक्रवार को खुद कांवड़ रूट पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में होंगे। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने मुरादनगर और पूरे रूट को हाई अलर्ट पर रखा है। मुरादनगर कांवड़ यात्रा के मुख्य रूट यानी मेरठ रोड पर पड़ता है। यहाँ कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी चल रही है। माना जा रहा है कि सीएम कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे।
कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मेरठ मंडल के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां गाजियाबाद में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। गाजियाबाद में कलेक्टर कार्यालय में तमाम मेरठ मंडल के सीनियर अधिकारियों के संग बैठक करेंगे। आगामी दिनों में होने जा रही कांवड़ यात्राओं को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी लॉ एंड ऑर्डर और कांवड़ को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। कल की यह बैठक इस क्रम में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार की यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट यानी ना कोई घटना और ना ही किसी तरह की दुर्घटना का कड़ा लक्ष्य रखा है। सीएम योगी सोमवार को इस बारे में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कह चुके हैं कि पवित्र यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धामय वातावरण में हो। किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अराजकता की कोशिश को समय रहते रोका जाए। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, चिकित्सा, पेयजल, भोजनालय, विश्रामालय और शौचालयों की अच्छी व्यवस्था हो। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम हो तथा महिला पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की जाए। इस बात के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि यात्रा के दौरान डीजे की आवाज अधिकतम 75 डेसिबल तक ही सीमित रखनी होगी और इनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के अश्लील और भड़काऊ गीत नहीं बजेंगे। हुड़दंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन चेतावनी के बावजूद कुछ लोग सुधरते नहीं। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। जानकारी के मुताबिक कार से कांवड़ टच होने के बाद जमकर तोड़फोड़ शुरू हो गई। कार पर हमला बोल दिया गया। काफी देर तक ऐसे ही हंगामा मचा रहा। पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, तब हालात शांत हुए। मुजफ्फरनगर में मोनू के साथ अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा इंडिया में वक्त एक ब्रेक का चला है, लेकिन खबरें और भी हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आगे दिखाएंगे कि क्या रामपुर की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी टूटने वाली है। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल में हैं और अब उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध निर्माण माना है और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। 15 दिन में अगर खुद नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन का बुलडोजर आ जाएगा। यूपी के रामपुर शहर में करीब 250 एकड़ में फैला यह है जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस। बेहद विशाल, करीब 40 भवन हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर से लेकर दूसरे विभाग हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कई साल लगाकर अपने इस सपने को पूरा किया, लेकिन अब ये कुछ दिनों में पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है। यहाँ बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन गिराए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये भवन बिना नक्शा पास कराए ही बना लिए गए। सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास हुआ था। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिन का वक्त दिया है कि खुद ही गिरा दें, वरना बुलडोजर चलेगा। व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरांत यह पाया गया और जो लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया उसकी समीक्षा में यह पाया गया कि विश्वविद्यालय के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से मात्र 2 ही भवनों का मानचित्र पूर्व से स्वीकृत है। बाकी जो 38 भवन है वो अवैध रूप से निर्मित है। तदनुसार उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज आरडीए द्वारा पारित कर दिया। 15 दिन का वक्त है। बुलडोजर चला तो उसके बाद सिर्फ 2 भवन बचेंगे, मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक। यानी एक तरह से जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उसकी गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर बने हुए ये आलीशान भवन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके के 40 भवन हैं। और यहाँ हमारे बाएं हाथ को अगर आप देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके आगे इंजीनियरिंग कॉलेज है
उसके आगे आप और जाते रहें तो मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज, इस तरीके से सारे भवन जो हैं ये कुल मिला के 40 भवन ऐसे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि अलग अलग विभागों के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, हॉस्टल के हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण का जो कहना है वो ये है कि इसमें से 38 भवनों का जो विधिवत नक्शा है वो पास नहीं कराया गया, इसलिए उन्होंने इन्हें अवैध मानते हुए इनकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद 15 दिन की मोहलत दी है जौहर यूनिवर्सिटी को कि वो खुद ही अपने इन भवनों को डिमोलिश कर लें। इस बीच बुधवार देर रात लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि ये आम रास्ता है, इसका मतलब कोई भी यहाँ से आ जा सकता है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय का मुख्य गेट बनने के बाद कई साल से इस मार्ग पर आम लोगों का आना जाना प्रभावित था। माना जा रहा है कि ये बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही नियमों के उल्लंघन और अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा गुरुवार को यूनिवर्सिटी पहुंची। गेट पर पुलिस वालों की तैनाती से नाराज दिखी, साथ ही कहा कि गेट से बाहर जाकर बैठें। फिर आप लोग बाहर बैठेंगे, यहाँ हमारे यहाँ रूल नहीं है, अंदर बैठिए, बिल्कुल जाइए। और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बगैर इजाज़त पुलिस यूनिवर्सिटी में नहीं करेगी। तजीन फातिमा से बुलडोजर कार्रवाई पर भी मीडिया ने सवाल पूछा। सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है, बस और मुझे कुछ नहीं करना। क्या आप यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ भी नहीं, ये सब तो जी 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती है? नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकती। आजम खान जेल में है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? निंदनीय। योगी आदित्यनाथ जी, समय बदलते देर नहीं लगता है। आपने यह साबित कर दिया है कि जिस सरकार ने एक धर्मनिरपेक्षता का चरित्र लेकर के समाज में स्थापना सरकार का किया था, वह सरकार अब ध्रुवीकरण के रास्ते पर बढ़ते हुए समाज को बंटवारे और नफरत की आग में झोंक चुकी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6 फ्लोर, 5 फ्लोर, 4 फ्लोर। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे साल 2012 में पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था। लेकिन इसके निर्माण को लेकर भी कई आरोप लगते रहे। आजम खान पर आरोप लगे, अब यूनिवर्सिटी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मेरे पीछे जो है ये मुमताज़ सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि वाइट हाउस के नक्शे पे बनाई गई है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का जो बनाया था वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नक्शे पे आप देख सकते हैं, उससे रिजेम्बलेंस करता हुआ था। ये सारी बिल्डिंगें जो कि 40 भवन है, इसमें से 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध करार देते हुए इनका नक्शा पास नहीं है। इस आरोप में यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन की मोहलत दी है कि आप स्वयं इनको डिमोलिश कर लें। जौहर यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर की टीम का गठन किया गया है। यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र छात्रा परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिया था हम लोगों को, रजा पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज के प्राचार्य को, कि आप कैंप लगाएं और अगर बच्चों के अंदर किसी तरह की पैनिक हो रही है तो उनको हम काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं, गाइड करें। उनका भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं होगा, आगे उनको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 15 दिन बाद जौहर यूनिवर्सिटी का अस्तित्व एक तरह से खत्म हो जाएगा? रामपुर से तमकीन फैयाज, NDTV इंडिया।
आइए अगली खबर देखते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ट्रस्ट के पूर्व सचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप हैं। ये भी खबरें हैं कि रिपोर्ट में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में बड़े बड़े लोग नप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। जो ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं उनके भी नाम हैं और जो बने हुए हैं उनके भी नाम हैं। बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि एसआईटी ने बिना नाम लिए चंपत राय की जिम्मेदारी की ओर इशारा किया है। कोषाध्यक्ष की भूमिका की भी जांच हुई है। स्वामी गोविंद देवगिरी से भी पूछे गए सवाल। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ट्रस्ट के पूर्व सचिव चंपत राय। दशकों से राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर से जुड़े रहे चंपत राय को चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही और निगरानी में कमी की बात कही गई। हालांकि आपराधिक साजिश में चंपत राय की भूमिका का उल्लेख नहीं है। वहीं अनिल मिश्रा को नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया। बैंक के साथ तय एसओपी में बदलाव और नियमों को कमजोर करना चोरी की प्रमुख वजह बताई गई। भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को भी चोरी का बड़ा कारण माना गया। एसआईटी के अनुसार भर्ती ट्रस्ट पदाधिकारियों की सिफारिश पर हुई थी। कमजोर निगरानी और ढीली व्यवस्था के कारण चोरी की गुंजाइश बनी। इस चोरी कांड के मुख्य आरोपियों में एक नाम है टिन्नू यादव। एक मामूली ड्राइवर से मंदिर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय से करीबी का उसने फायदा उठाया। सूत्रों के अनुसार एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू की अहम भूमिका सामने आई है। दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन प्रबंधन में प्रभावशाली हस्तक्षेप था। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास ट्रस्ट की संवेदनशील जानकारी रहती थी। हुंडियों की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। हुंडियों की चाबी की व्यवस्था के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय की जवाबदेही तय की गई। एक और नाम है जो चर्चा में है, वो है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने गोविंद देवगिरी की भूमिका की भी जांच की है। हालांकि गोविंद देवगिरी साफ कह चुके हैं कि उनका चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं है और वो बैंक में जमा हो चुके पैसे के प्रबंधन के लिए ही जिम्मेदार है। गोविंद देवगिरी अपने पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहे हैं। राम मंदिर मामले में एसआईटी की जांच की फाइनल रिपोर्ट आज एसीएस होम को पेश की जा सकती है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः जो गड़बड़ियां थी उन गड़बड़ियों पर बात की गई है। खासतौर पर टिन्नू यादव के प्रभाव की बात की गई है। लापरवाही जिम्मेदारियों को लेकर रखी गई थी, ये बात की गई है। चंपत राय का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया है, पर उनकी भूमिका के स्तर पर जो लापरवाहियां हुई हैं उनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन और कार्यशैली पर तीखे सवाल उठे। राजनीति भी उबाल मार रही है। देखना यह है कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद कुछ और इस्तीफे होते हैं और क्या कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। करवा चौथ पर जिसके लिए व्रत रखा, जिसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी गईं, जिसके नाम का सिंदूर हर रोज माथे पर सजाया गया, क्या वही पति एक दिन पत्नी की साजिश का शिकार बन जाएगा? बिहार के कटिहार से आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। ये उस रिश्ते की कहानी है जिसमें 7 फेरों का वादा कथित तौर पर 4 लाख की सुपारी के सामने हार गया। जुलाई जनसाधारण एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही। यात्रियों से भरी ट्रेन में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में एक परिवार उजड़ने वाला। मानसी स्टेशन पार होते ही गोलियों की आवाज गूंजी। गोली लगी देव कुमार गुंजन, पावर ग्रिड में कार्यरत एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी उन्होंने, लेकिन आखिरकार मौत भारी पड़ी। पहली नजर में मामला लूटपाट और ट्रेन में अपराध का लगा, लेकिन पुलिस ने परतें खोली, जिसके बाद जांच की दिशा ही बदल गई। खुद गुंजन की रोती बिलखती पत्नी पुलिस के सामने आकर न्याय की भीख मांग रही, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि जो महिला अपने पति की मौत पर आंसू बहा रही है, वही इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड है।
देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है, पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में है, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी सुपौल में MBI के पद पर पदस्थापित है, उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से वो आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदला घाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई। इस जघन्य अपराध में पत्नी बार बार लूट की थ्योरी पर जोर देती रही, लेकिन तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और पुलिस की पड़ताल ने एक अलग ही कहानी सामने लाकर रख दी। पुलिस का दावा है देव कुमार गुंजन की पत्नी सुमित कुमारी और अजीत कुमार के बीच कथित प्रेम संबंध थे। दोनों पहले ही एक विभाग में काम कर चुके थे। समय बदला, पोस्टिंग बदली, लेकिन रिश्ता वो नहीं बदला। और फिर इस रिश्ते के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था पति यानी देव कुमार गुंजन। विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया।